हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? सिज्विक का नियम, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंडों से तब तक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता रहता है जब तक कि उसके स्वयं के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंडो द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों का कुल योग अगली अक्रिय गैस के समान न हो जाए, जिसको अपन सिज्विक का नियम या प्रभावी परमाणु संख्या या इंग्लिश में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN रूल बोलते हैं। इस रूल को अपन स्टूडेंट्स और क्या बोल देते हैं? इस रूल को कई बार अपन 18 इलेक्ट्रॉन नियम भी बोलते हैं। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या है? हमारे पास अगर क्रिप्टन देखें, अगर जिनन देखें, अगर रेडन देखें, तो इनका जो विन्यास है वो बाह्यतम N-1 D10 NS2 NP6 है। मतलब इनके पास 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जैसे क्रिप्टन है तो क्रिप्टन का परमाणु क्रमांक 36, तो अगर क्रिप्टन हमारे पास परमाणु क्रमांक 36 पर है तो क्रिप्टन हो गई 3D10 4s2 4p6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसके पास? 18 हो गए। अब जो धातु कार्बोनिल होते हैं वो भी बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। जैसे मेरे पास NiCO4 है, टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब अगर अपन निकल देखें तो निकल के पास परमाणु क्रमांक 28, निकल होता है 3D8 4s2। और अगर निकल 3D8 4s2 है, बाह्यतम बोल रहा हूं, आर्गन से कोई मतलब नहीं है, आर्गन 3D8 4s2, तो निकल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। 8 तो 3D में और 2 4s में, तो हमारे पास एक निकल परमाणु से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। और कार्बोनिल कितने? 4, तो 4 कार्बोनिल से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8, तो 10 और 8 का मतलब क्या हो गया? 18। तो 18 का मतलब ये अक्रिय गैस विन्यास को धारण करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऐसे ही मेरे पास अगर FeCO5 है, पेंटा कार्बोनिल आयरन, अगर मेरे पास कौन है स्टूडेंट्स? मेरे पास है पेंटा कार्बोनिल आयरन FeCO5। देखते हैं ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करता है नहीं करता। अपन जानते हैं आयरन का परमाणु क्रमांक 26, आयरन का बाह्यतम विन्यास 3D6 4s2, आयरन का बाह्यतम विन्यास 3D6 4s2। आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 और 2 8। मतलब एक जो Fe परमाणु है, वो कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है? एक Fe परमाणु हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। और अगर एक Fe परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन ला रहा है और कितने कार्बोनिल है? 5, तो 5 कार्बोनिल से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 कार्बोनिल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10, क्योंकि एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देगा? एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 2 10। और आयरन के पास 6 और 2 8, तो डेफिनेटली 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करेगा। 6 और 2 8, 8 और 5 दूनी 10, तो 10 और 8 18, तो FeCO5 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करेगा? बिल्कुल करेगा। ऐसे ही मेरे पास क्या है? हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। मेरे पास कौन है? हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0 CrCO6। ये देखते हैं 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करेगा नहीं करेगा। अपन देखें तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, क्रोमियम का विन्यास 3D5 4s1, तो एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लाएगा? 6।
5 तो डी में और 1 एस में, तो 1 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लाएगा? 1 क्रोमियम लाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। कितने कार्बोनिल हैं? 6। और अगर 6 कार्बोनिल हैं तो 1 कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। तो 6 कार्बोनिल, तो 6 2 ज़ा 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन 6 कार्बोनिल लिया है। टोटल करोगे तो कितना हो गया? 18। तो जनरली जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करते हैं। ऐसे अगर अपन देखें तो हमारे पास बहुनाभिकीय हमारे पास कार्बोनिल है। कौन है बहुनाभिकीय कार्बोनिल? Mn2CO10 या Fe2CO9, लास्ट लेक्चर में बताया था, और कोबाल्ट CO2CO8। ये 3 मैंने आपको Mn2CO10, Fe2CO9 और CO2CO8, ये 3 मैंने आपको बहुनाभिकीय कार्बोनिल बताए थे। Mn2CO10 में देखें ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा? अगर अपन 2 मैंगनीज की बात करें तो 2 मैंगनीज कितने इलेक्ट्रॉन लाएंगे? मैंगनीज का बाह्यतम विन्यास, मैंगनीज होता है 3d5 4s2 और 3d5 4s2 है, तो 5 तो डी में और 2 एस में, तो 1 मैंगनीज 7 लाएगा। और अगर 1 मैंगनीज 7 लेकर आएगा तो 2 मैंगनीज कितने इलेक्ट्रॉन लाएंगे? 2 मैंगनीज 14 इलेक्ट्रॉन लाएंगे। कितने कार्बोनिल हैं? 10। तो 10 कार्बोनिल हैं। 1 कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1 कार्बोनिल 2, तो 10 कार्बोनिल है, तो 20 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 कार्बोनिल से आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास MnMn जो डेल्टा बॉन्ड है, MnMn बंद, उससे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर अपन टोटल कर लें इसको टोटल कर लें तो ये हो गया हमारे पास 20 और 14 34, 34 और 2 36 हो गया, और 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अपने को 1 Mn पर ज्ञात करना है, और अगर 1 Mn पर ज्ञात करना है, अतः 1 Mn परमाणु पर, अतः 1 Mn परमाणु पर तो 36 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए? तो अगर हमारे पास बहुनाभिकीय कार्बोनिल हैं, जैसे Mn2CO10, Fe2CO9 और CO2CO8, तो ये सभी 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करेंगे। तो अगर अपन देखें तो अगर हमारे पास अधिकांश धातु कार्बोनिल हैं तो वो EAN के नियम का पालन करेंगे। EAN नियम को अपन और क्या कह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन का नियम। इसको अपन मॉडर्न वर्ल्ड में इसको अपन इस नियम से भी जानते हैं। अब स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक की, और वो टॉपिक क्या है? उपसंयोजक यौगिकों के लिए वर्नर का सिद्धांत। एक वैज्ञानिक था वर्नर, उसने उपसंयोजक यौगिकों में किस प्रकार मेटल के साथ जो लिगेंड है वो अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं या कैसे वो बनता है, उसको समझाने के लिए वर्नर ने सिद्धांत दिया, जिसको अपन जानते हैं उपसंयोजक यौगिकों में वर्नर का सिद्धांत। तो अब अपन बात करते हैं उपसंयोजक यौगिकों में उपसंयोजक यौगिकों में
वर्नर का सिद्धांत उपसर्ग संयोजक यौगिकों में वर्नर का सिद्धांत वर्नर का सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं वर्नर्स थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर्स थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर्स थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या हिंदी में उपसर्ग संयोजक यौगिकों के लिए वर्नर का सिद्धांत। इस सिद्धांत को उसने निम्न बिंदुओं में बताया। पहले अपन बिंदु लिख लें, उसके बाद अपन इसको समझेंगे। पहला पॉइंट कहा वर्नर ने, उसने कहा उपसर्ग संयोजक यौगिकों में उपसर्ग संयोजक उपसर्ग संयोजक यौगिकों में उपसर्ग संयोजक यौगिकों में प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु उपसर्ग संयोजक यौगिकों में प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। दो प्रकार की संयोजकता होती है। पहला पॉइंट कहा उसने वर्नर ने कि जितने भी उपसर्ग संयोजक यौगिक हैं इनमें प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की दो प्रकार की वैलेंसी होती है, दो प्रकार की संयोजकता होती है। एक तो पॉइंट नंबर ए प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और एक पॉइंट नंबर बी द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर ने कहा कि हमारे पास जो उपसर्ग संयोजक यौगिक होते हैं इसमें प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की कितनी प्रकार की वैलेंसी होती है? दो। एक तो प्राथमिक संयोजकता, इसको इंग्लिश में प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, और एक द्वितीयक संयोजकता जिसको अपन सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। अब उसने ये तो पॉइंट नंबर 1 है, पहले समझ लें, उसके बाद एग्जाम्पल से बताता हूं मैं। पहले पॉइंट्स लिख लें अपन। ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया वर्नर का। पॉइंट नंबर 2 जो है वर्नर्स थ्योरी का, वो है प्राथमिक संयोजकता को केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या द्वारा बताया जाता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता को केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की समन्वय संख्या द्वारा बताया जाता है। तो अगर अपन देखें तो पॉइंट नंबर जो 2 है हमारे पास,
पॉइंट नंबर जो सेकंड है हमारे पास वो कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता को, किसको स्टूडेंट्स, प्राथमिक संयोजकता को तो प्राथमिक संयोजकता को तो किसके द्वारा बताया जाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या द्वारा। इसको तो बताया जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या द्वारा। और जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की द्वितीयक संयोजकता है, सेकेंडरी वैलेंसी है, उसकी द्वितीयक संयोजकता को किसके द्वारा बताया जाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की समन्वय संख्या द्वारा। समन्वय संख्या इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्राथमिक संयोजकता को तो बताया जाता है स्टूडेंट्स किसके द्वारा? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या द्वारा। जबकि द्वितीयक संयोजकता को किसके द्वारा बताया जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की समन्वय संख्या द्वारा। ये पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। अब पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड कहता है कि वर्णन ने कहा प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की द्वितीयक संयोजकताएं नियत होती हैं। द्वितीयक संयोजकताएं नियत होने का मतलब उसने कहा प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की समन्वय संख्या कांस्टेंट होगी या नियत होगी। तो उसने जो पॉइंट नंबर थर्ड कहा उसमें उसने क्या कहा कि प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु, प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की द्वितीयक संयोजकताएं प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की द्वितीयक संयोजकता सदैव नियत होती है। प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की द्वितीयक संयोजकता सदैव नियत होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब उसकी समन्वय संख्या हमेशा कांस्टेंट होगी या समान रहेगी। जैसे उदाहरणतया अगर अपन बात करें तो हमारे पास अगर 3D श्रेणी के आयन है, पहले भी बता चुका हूं, स्कैंडियम अगर वो +3 में है, टाइटेनियम अगर वो +3 में है, वेनेडियम अगर वो +3 में है, क्रोमियम अगर वो +3 में है, मैंगनीज Mn अगर वो +3 में है, आयरन Fe अगर वो +3 में है, कोबाल्ट अगर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसकी द्वितीयक संयोजकता या उसकी समन्वय संख्या हमेशा नियत होगी 6। तो ये अगर अपन देखें तो 6 क्या है? उसकी द्वितीयक संयोजकता किसकी? अगर स्कैंडियम +3 में है, स्कैंडियम पे ऑक्सीकरण संख्या +3 है, टाइटेनियम पे ऑक्सीकरण संख्या +3 है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, अगर कोबाल्ट तक अपन जाएंगे और अगर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उनकी द्वितीयक संयोजकता या उनकी समन्वय संख्या हमेशा सेम रहेगी, समान रहेगी। कितनी? 6। मतलब वो आसपास 6 लिगेंडों द्वारा घिरे हुए रहेंगे अगर उन पर ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। ऐसे ही अगर हमारे पास प्लेटिनम है और पैलेडियम है, तो अगर प्लेटिनम और पैलेडियम +4 में है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो इनकी भी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी? इनकी द्वितीयक संयोजकता 6 होगी।
लेकिन अगर ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ये तो +4 में हो गए, लेकिन अगर ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, प्लेटिनम +2 में है और पैलेडियम +2 में है, तो फिर इनकी द्वितीयक संयोजकता या इनकी समन्वय संख्या वो 4 हो जाएगी। तो अगर प्लेटिनम +4 में है, पैलेडियम +4 में है, तो इनकी द्वितीयक संयोजकता या समन्वय संख्या 6 होगी। लेकिन अगर हमारे पास ये +2 में है तो फिर इनकी द्वितीयक संयोजकता 4 होगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हमारे पास कॉपर है और कॉपर +2 में है, तो कॉपर +2 की द्वितीयक संयोजकता हमेशा 4 रहेगी, कभी कभी 6 भी हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। हमेशा उसकी द्वितीयक संयोजकता 4 रहेगी, कभी कभी रेयरली मतलब कभी कभी उसकी समन्वय संख्या 6 भी हो सकती है। ऐसे अगर हमारे पास Ag+ आयन है, सिल्वर + आयन है और गोल्ड + आयन है, सिल्वर और गोल्ड पे ऑक्सीकरण संख्या +1 है, तो फिर इनकी समन्वय संख्या या इनकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी? 2। तो हर एक मेटल आयन या मेटल एटम की जो द्वितीयक संयोजकता है, द्वितीयक संयोजकता किससे देते हैं जनाब? समन्वय संख्या से। इसका मतलब वर्धन ने कहा कोई अगर मेटल आयन है, कोई अगर धातु आयन है, तो उसकी द्वितीयक संयोजकता अर्थात उसकी समन्वय संख्या सदैव नियत रहेगी। तो अगर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट +3 में है, तो उनकी समन्वय संख्या 6 या उनकी द्वितीयक संयोजकता 6। अगर हमारे पास प्लेटिनम और पैलेडियम +4 में है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो उनकी द्वितीयक संयोजकता या समन्वय संख्या 6। लेकिन अगर उन पर ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो फिर उनकी द्वितीयक संयोजकता या समन्वय संख्या 4। अगर कॉपर +2 आयन है, तो इसकी द्वितीयक संयोजकता या समन्वय संख्या 4, रेयरली कभी कभी 6 भी हो सकती है। Ag+ और Au+, तो इनकी द्वितीयक संयोजकताएं 2। तो उसने कहा कोई भी अगर मेटल आयन है तो उनकी द्वितीयक संयोजकताएं सदैव नियत या कांस्टेंट रहेंगी। तो पहला पॉइंट तो वर्धन ने कहा कि प्रत्येक धातु परमाणु या आयन की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता को केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या द्वारा दिया जाता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता को केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की समन्वय संख्या द्वारा दिया जाता है। उसके बाद उसने एक पॉइंट और कहा, प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की द्वितीयक संयोजकताएं सदैव नियत रहेंगी। ये अपना 3rd पॉइंट हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 की अपन बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 की अपन बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास वर्धन ने कहा जो हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी, उसको तो ऋणात्मक लिगेंड संतुष्ट करते हैं, जबकि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की द्वितीयक संयोजकताओं को, सेकेंडरी वैलेंसी को उदासीन लिगेंड अथवा ऋणात्मक लिगेंड दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं, दोनों संतुष्ट कर सकते हैं। कैसे? अभी सब एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। तो पॉइंट नंबर 4 है, प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु, प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की जो 2 संयोजकताएं होती हैं, कौन कौन सी संयोजकताएं होती हैं? एक तो प्राथमिक संयोजकता, और एक कौन सी होती है? द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता
तो प्राथमिक संयोजकता को तो कौन सेटिस्फाई करेगा? प्राथमिक संयोजकता को तो सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा ऋणात्मक लिगैंड। ऋणात्मक लिगैंड तो प्राथमिक संयोजकताओं को तो कौन सेटिस्फाई करेंगे, कौन संतुष्ट करेंगे? ऋणात्मक लिगैंड। जबकि द्वितीयक संयोजकताओं को कौन संतुष्ट करेगा या कौन सेटिस्फाई करेगा? उदासीन लिगैंड भी कर सकता है। उदासीन लिगैंड भी कर सकता है, अथवा ऋणात्मक लिगैंड। तो अगर हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है तो उसकी प्राथमिक संयोजकता को तो कौन सेटिस्फाई करेगा? ऋणात्मक लिगैंड। जबकि उसकी द्वितीयक संयोजकता को कौन सेटिस्फाई या संतुष्ट करेगा? उदासीन लिगैंड भी कर सकते हैं अथवा ऋणात्मक लिगैंड भी कर सकते हैं। अभी अपन एग्जाम्पल से देखेंगे। तो वर्णन ने कहा कि मेटल की दो वैलेंसी, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक, प्राथमिक संयोजकता को तो संतुष्ट करते हैं ऋणात्मक लिगैंड, जबकि द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करते हैं उदासीन अथवा ऋणात्मक लिगैंड। ये हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 उसने कहा कि जो हमारे पास प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की, वो आयनित होती हैं, आयोनाइजेबल होती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनित होती हैं। तो पॉइंट नंबर 5 में उसने कहा कि प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की, प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की दो तरह की वैलेंसी होती है, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो प्राथमिक संयोजकता है वो तो आयनित होती है, मतलब पानी में जाके आयोनाइज हो जाएंगी। इंग्लिश में बोलते हैं आयनित को आयोनाइजेबल। इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेबल। जबकि द्वितीयक संयोजकताएं ये अनआयनित होती हैं। अनआयनित का मतलब इंग्लिश में नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल रहेंगी। तो उसने कहा जो प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उसकी दो प्रकार की जो वैलेंसी है, उसमें से प्राथमिक संयोजकता ये तो हमारे पास आयनित होगी, आयोनाइज हो जाएगी, और जो द्वितीयक संयोजकता है वो अनायनित रहेगी, मतलब वो नॉन आयोनाइजेबल रहेगी। अभी एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करते हैं, अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 उसने कहा कि जो प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उसकी जो दोनों प्रकार की वैलेंसी है, प्राथमिक और द्वितीयक, उसमें से प्राइमरी वैलेंसी या प्राथमिक संयोजकता वो तो आयनित हो जाएगी, आयोनाइजेबल है, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनआयनित है या नॉन आयोनाइजेबल है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 उसने कहा, ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 फिर अपन इसको
एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करेंगे या एग्जाम्पल से देखेंगे। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में उसने कहा कि प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की जो ज्यामिति है, जो ज्योमेट्री है, उसका निर्धारण कौन करेगी? द्वितीयक संयोजकता। क्यों? क्योंकि वो अनायनित होती है। प्राथमिक संयोजकता तो आयनित हो जाएगी, तो वो ज्यामिति का निर्धारण नहीं करेगी। तो उसने कहा जो प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, उसकी ज्यामिति या ज्योमेट्री, उसकी ज्यामिति इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, ज्योमेट्री को द्वितीयक संयोजकता इंग्लिश में सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है या हिंदी में निर्धारित करती है, तो एक ही बात है, को द्वितीयक संयोजकता निर्धारित करती है। उदाहरणतया अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है COCl3.6 ऑफ NH3, ये हमारे पास एक यौगिक है COCl3.6 ऑफ NH3, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? CO, इससे 6 अमोनिया अटैच है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, क्योंकि अमोनिया तो उदासीन लिगेंड है, वो तो किससे जुड़ा रहेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो अष्टफलक के 6 कोनों पर 6 अमोनिया प्रेजेंट रहेंगी और कोबाल्ट प्लस 3 आयन को कौन सी ज्यामिति प्रदान करेंगी? वर्ग द्विपिरामिडी अष्टफल की। क्यों? अमोनिया उदासीन लिगेंड है, अमोनिया कभी भी जल में जाकर आयनित नहीं होगी। अब जो क्लोरीन है वो ऋणात्मक लिगेंड है, तो जो 3 क्लोरीन एटम है वो क्या सेटिस्फाई कर रही हैं? प्राथमिक संयोजकता। तो प्राथमिक संयोजकता को तो अपन ने डॉटेड लाइन से बता दिया। किससे बता दिया? डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन का मतलब वो पानी में जाकर आयोनाइज हो जाएंगी। तो ये क्लोरीन को अपन ने डॉटेड लाइन से बता दिया, ये क्लोरीन को अपन ने डॉटेड लाइन से बता दिया, और एक क्लोरीन और है, इसको भी अपन ने डॉटेड लाइन से बता दिया। तो जो 3 क्लोराइड आयन है, जो 3 Cl नेगेटिव आयन है, वो तो कोबाल्ट प्लस 3 आयन की प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कोबाल्ट प्लस 3 आयन की ज्यामिति का निर्धारण नहीं कर रहे, क्योंकि तीनों क्लोराइड आयन तो पानी में जाकर आयनित हो जाएंगे। जब अपन AgNO3 डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, तो अपने को 3 मोल AgCl के सफेद अवक्षेप के रूप में मिलेंगे। इसका मतलब तीनों क्लोरीन जो है वो आयनित हो गई। तो निर्धारण कौन करेगा कोबाल्ट प्लस 3 आयन की ज्यामिति को? अमोनिया। क्योंकि अमोनिया क्या है? अमोनिया उदासीन लिगेंड है, और अगर उदासीन लिगेंड है तो वो कभी भी जल में जाकर आयनित नहीं होगा, बल्कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से उपसह संयोजक बंध से कोबाल्ट प्लस 3 आयन से जुड़ा रहेगा। तो इस जो कॉम्प्लेक्स है या जो एक कंपाउंड है COCl3.6 ऑफ NH3, इसमें कोबाल्ट प्लस 3 आयन के अराउंड आसपास ज्यामिति होगी वर्ग द्विपिरामिडी या अष्टफल की, जिसमें अमोनिया के 6 लिगेंड अष्टफलक या वर्ग द्विपिरामिडी के 6 कोनों पर मौजूद होंगे।
जबकि इसकी 3 प्राथमिक संयोजकताओं को 3 क्लोराइड आयन सेटिस्फाई करेंगे, जो कि पानी में जाकर क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे। तो यहां पर अगर अपन देखें तो ज्यामिति का निर्धारण हमेशा कौन करेगा? ज्यामिति का निर्धारण सदैव द्वितीयक संयोजकता करेगा। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ज्यामिति का निर्धारण कौन करता है? प्राथमिक संयोजकता, सेकंड द्वितीयक संयोजकता, थर्ड प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकता दोनों, और चौथा उपरोक्त सभी। तो आंसर होता है केवल द्वितीयक संयोजकता। वो अपने को केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ज्यामिति का निर्धारण करेगी। अब अपन वर्नर के सिद्धांत को एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, उसको अपन देखते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स। अब अपन वर्नर के सिद्धांत के एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिससे अपने को वर्नर का सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाएगा। अपन एक टेबल बनाते हैं। एक तरफ तो अपन कुछ यौगिक लिखेंगे, कुछ कंपाउंड्स लिखेंगे, उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक, एक तरफ अपन ने लिखा उपसंयोजक यौगिक, और उपसंयोजक यौगिकों में अपन जो अब लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं वर्नर का सूत्र। मतलब वर्नर ने उस उपसंयोजक यौगिक को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया, किस प्रकार बताया। तो पहला है मेरे पास PtCl4.6 of NH3। तो ये तो उपसंयोजक यौगिक है, और ये जो उपसंयोजक यौगिक है, ये जो फॉर्मूला है वर्नर का सूत्र है। अब जो आधुनिक सूत्र है, मॉडर्न फॉर्मूला, आधुनिक सूत्र या मॉडर्न फॉर्मूला, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? Pt NH3 6Cl4, ऐसे लिखते हैं अपन इसको। उसके बाद एक कॉलम में अपन लिखते हैं प्राइमरी वैलेंसी, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता। एक कॉलम में लिखते हैं अपन स्टूडेंट्स सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। एक कॉलम में लिखते हैं अपन एक कॉलम में अपन ने क्या लिखा? उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक यौगिक में उसका वर्नर का सूत्र, ये तो वर्नर का सूत्र है, मॉडर्न फॉर्मूला, आधुनिक सूत्र। उसके बाद प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, वो सब अभी मैं बता रहा हूं। एक कॉलम में अपन ने लिखा AgNO3 को मिलाने पर, AgNO3 को मिलाने पर AgNO3 को मिलाने पर AgCl के कुल अवक्षेप AgNO3 को मिलाने पर
AgCl के कुल अवक्षेप, मतलब AgCl के कितने अवक्षेप अपने को प्राप्त होंगे AgNO3 को मिलाने पर, और आखिरी में कुल आयनों की संख्या, कुल आयनों की संख्या। कुल आयनों की संख्या इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो अगर अपन देखें तो PtCl4.6 ऑफ NH3 है। अब स्टूडेंट्स अगर अपन देखें तो हमेशा याद रखो, जो उदासीन लिगेंड होगा वो हमेशा द्वितीयक संयोजकता को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि उदासीन लिगेंड केवल और केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसर संयोजक बंध से जुड़ सकता है, जबकि जो ऋणात्मक लिगेंड है वो उपसर संयोजक बंध से भी जुड़ सकता है और वह आयनिक बंध से भी जुड़ सकता है। तो हमेशा पहले केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की, हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की जो द्वितीयक संयोजकता है उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, कौन संतुष्ट करेगा? उदासीन लिगेंड सदैव। अब अगर अपन देखें तो PtCl4.6 ऑफ NH3, तो इसमें हमारे पास प्लेटिनम पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +4, क्योंकि अमोनिया तो उदासीन है, तो X +4 × -1 +6 × 0, इसका मतलब प्लेटिनम पे ऑक्सीकरण संख्या +4। तो जो हमारे पास प्राथमिक संयोजकता होती है उसको कौन बताता है? प्राथमिक संयोजकता को बताता है ऑक्सीकरण संख्या। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास प्लेटिनम पे +4 है तो इसका मतलब उसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी हो गई? 6, उसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी हो गई? 4, और उसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 6। क्यों? द्वितीयक संयोजकता को कौन बता रहा है? समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या आपको बताया अभी मैंने कि अगर प्लेटिनम पर अगर ऑक्सीकरण संख्या +4 है तो उसकी द्वितीयक संयोजकता या समन्वय संख्या सदैव 6 होगी। और उसकी 6 द्वितीयक संयोजकता को कौन सेटिस्फाई कर रही है? अमोनिया। और उसकी 4 प्राथमिक संयोजकता को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? क्लोरीन। तो अगर अपन देखें तो प्राथमिक संयोजकता 4 जिसको 4 क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 6 द्वितीयक संयोजकता जिसको 6 अमोनिया सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो आयनिक गोलक में कितनी क्लोरीन मौजूद है? 4। तो जब मैं AgNO3 डालूंगा तो मुझे AgCl के कितने मोल अवक्षेपित होंगे सफ़ेद अवक्षेप के रूप में? 4, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 4 क्लोरीन आयनिक गोलक में मौजूद है। ये जब आयनित होगा तो कितने क्लोराइड आयन पानी में देगा? 4। तो जैसे AgNO3 डालूंगा तो AgNO3 को मिलाने पर AgCl के कुल अवक्षेप कितने प्राप्त होंगे या कुल कितने मोल अवक्षेप प्राप्त होंगे? तो हमारे पास 4 मोल प्राप्त होंगे कुल अवक्षेप। क्यों? क्योंकि बाहर कितनी क्लोरीन है? 4। तो जैसे मैं AgNO3 डालूंगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स है अपन देखें तो ये किस प्रकार आयनित होगा? PtNH3 +4 और +4 क्लोराइड आयन। तो ये चारों क्लोराइड आयन पानी में चले गए। अब जैसे ही मैंने AgNO3 डाला तो जो Ag+ आयन है वो Cl के साथ मिलकर AgCl का क्या दे देंगे? सफ़ेद अवक्षेप। अगर ब्रोमीन होती तो AgBr का आता है हल्का पीला अवक्षेप, और अगर आयोडाइड होता तो AgI का आता है गहरा पीला अवक्षेप, डार्क येलो प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो हमारे पास आयनिक गोलक में कितनी क्लोरीन है? 4। तो मुझे 4 मोल AgCl के अवक्षेप के रूप में या सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। और कुल आयनों की संख्या बताइए स्टूडेंट्स कितनी हो गई? कुल आयनों की संख्या 5 हो गई। कैसे? PtNH3 +4, इसको तो मैं एक आयन मानूंगा। PtNH3 +4 इसको तो मैं एक आयन मानूंगा, क्योंकि जल में ये अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, ये आयनित नहीं होगा।
और 4 क्लोराइड आयन। तो 4 तो क्लोराइड आयन, और इस समन्वय गोलक क्योंकि इस पर चार्ज है तो इसको मैं एक आयन मानूंगा, तो इसको तो एक आयन, और ये 4 क्लोराइड आयन हो गए, तो 4 + 1, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए? 5। क्लियर है? अब अगर अपन देखें तो वर्णन ने क्या किया, एक एक अमोनिया कम करी। यहां पर अभी 6 अमोनिया है। अब उसने एक यौगिक लिया PtCl4.5 ऑफ NH3, अमोनिया का 1 मोल कम कर दिया। सूत्र लिखूंगा तो लिखूंगा PtNH3 5Cl और बाहर 3 क्लोरीन, PtNH3 5 PtNH3 5Cl Cl3। कारण क्या है, जैसे उसने एक अमोनिया को कम किया तो बाहर से 1 क्लोरीन, आयनिक गोलक से 1 क्लोरीन अंदर आ गई। अब जो अंदर वाली ये क्लोरीन है ये दोहरा चरित्र शो कर रही है। जो समन्वय गोलक में ये क्लोरीन है ये दोहरा चरित्र शो कर रही है। दोहरा चरित्र मतलब ये प्लेटिनम की प्राथमिक संयोजकता को भी संतुष्ट कर रही है और उसकी द्वितीयक संयोजकता को भी संतुष्ट कर रही है, जबकि बाहर वाली तीनों क्लोरीन ये केवल और केवल उसकी प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रही है। तो प्राथमिक संयोजकता वापस से हमारे पास 4 हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर देखें तो प्लेटिनम पे ऑक्सीकरण संख्या तो वही है +4। अमोनिया से क्या कोई लेना देना है क्या? नहीं, अमोनिया तो उदासीन है। तो x + 4 × -1 + 5 × 0, तो प्लेटिनम पे ऑक्सीकरण अवस्था वही +4। तो अपने को जो प्राथमिक संयोजकता है वो कौन देगा? प्राथमिक संयोजकता को ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +4। तो प्राथमिक संयोजकता तो वही 4 में से बाहर वाली तीनों क्लोरीन ये तो केवल और केवल प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रही है, और जो अंदर वाली समन्वय गोलक में क्लोरीन है ये क्लोरीन दोहरा चरित्र शो कर रही है। ये प्राथमिक संयोजकता को भी संतुष्ट कर रही है और उसकी द्वितीयक संयोजकता को भी संतुष्ट कर रही है। तो वापस से ऑक्सीकरण अवस्था +4, तो हमारे पास प्राथमिक संयोजकता 4, द्वितीयक संयोजकता वापस से 6, द्वितीयक संयोजकता 6, समन्वय संख्या कितनी है? 6, 5 और 1 6। तो 5 तो अमोनिया सेटिस्फाई कर रही है और 1 क्लोरीन, तो समन्वय संख्या तो वही रहेगी 6। क्यों? क्योंकि जब प्लेटिनम पर ऑक्सीकरण संख्या +4 है, जब प्लेटिनम पे ऑक्सीकरण संख्या +4 है तो उसकी द्वितीयक संयोजकता सदैव नियत रहेगी। कितनी? 6। तो हमेशा द्वितीयक संयोजकता 6 ही रहेगी अगर प्लेटिनम पे ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। तो 5 तो अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ गई और 1 क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ गई। यहाँ पर 6 अमोनिया द्वितीयक संयोजकता संतुष्ट कर रही थी, यहाँ पर 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन। AgNO3 को मिलाने पर AgCl के कुल अवक्षेप, इस बार AgCl के कितने मोल अवक्षेप के रूप में प्राप्त होंगे? 3, क्योंकि बाहर कितनी है आयनिक गोलक में क्लोरीन? 3 और 3 है, तो इस बार मेरे को AgCl के 3 मोल मिल जाएंगे। कुल आयनों की संख्या, हाँ जनाब बताइएगा, कुल आयनों की संख्या 4 हो गई। कैसे? अगर अपन देखें तो ये किस प्रकार आयनित होगा? PtNH3 5Cl, इस पर तो चार्ज आ गया +3 और +3 क्लोराइड आयन, तो PtNH3 5Cl3 पॉजिटिव, इसको तो एक आयन मानूंगा, +3 क्लोराइड आयन, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए? ये 1 आयन हो गया, ये 3 आयन हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स 4 हो गए। और पानी में कितने क्लोराइड आयन देगा? 3 क्लोराइड आयन देगा, तो कितने मोल AgCl के अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएंगे? 3, क्योंकि जितनी आयनिक गोलक में क्लोरीन है, जितनी आयनिक गोलक में क्लोरीन मौजूद है, मतलब समन्वय गोलक के जो बाहर क्लोरीन है वो AgNO3 को मिलाने पर AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाएंगी और AgCl के मुझे सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होते चले जाएंगे। उसके बाद वापस से वर्णन ने क्या किया? फिर 1 अमोनिया कम कर दी,
यहाँ पर 6 अमोनिया, 5 अमोनिया, 4 अमोनिया, 3 अमोनिया, 2 अमोनिया, एक एक अमोनिया कम करता जाएगा। तो बाहर आयनिक गोलक से एक एक क्लोरीन समन्वय गोलक में अंदर आती जाएगी, क्योंकि प्लेटिनम +4 की समन्वय संख्या हमेशा नियत होगी कितनी, 6। तो हमारे पास अगर थर्ड वाला है तो वो है PtCl4.4 ऑफ NH3, ये यौगिक है। आधुनिक सूत्र में अपन क्या लिखेंगे, 4 अमोनिया को अंदर और 2 क्लोरीन को अंदर। तो प्लेटिनम चार अमोनिया, 2 क्लोरीन अंदर और 2 क्लोरीन बाहर। ऑक्सीकरण संख्या वही +4, X +4 इंटू -1 +4 इंटू 0, अमोनिया तो उदासीन है, तो ऑक्सीकरण अवस्था +4, तो प्राथमिक संयोजकता 4। अब 4 प्राथमिक संयोजकता में से बाहर वाली जो 2 क्लोरीन है, ये वाली बाहर 2 क्लोरीन, ये तो मात्र केवल और केवल प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रही है, और जो अंदर वाली क्लोरीन है जो समन्वय गोलक के अंदर चली गई, ये दोहरा चरित्र ड्यूअल कैरेक्टर शो कर रही है। ये मेटल की प्राथमिक संयोजकता को भी संतुष्ट कर रही है और उसकी द्वितीयक संयोजकता को भी संतुष्ट कर रही है। समन्वय संख्या 6 है, 4 और 2 6, तो समन्वय संख्या 6 है तो द्वितीयक संयोजकता हमेशा 6 रहेगी। AgNO3 को मिलाने पर AgCl के कुल अवक्षेप, बाहर कितनी क्लोरीन है, 2 और 2 क्लोरीन है, तो मुझे AgCl के कितने मोल मिल जाएंगे, सफ़ेद अवक्षेप के रूप में 2। और कुल आयनों की संख्या समझ गए होंगे आप लोग, कुल आयनों की संख्या 3, क्योंकि ये किस प्रकार आयनित होगा, इस पर तो आवेश आ जाएगा +2 और +2 क्लोराइड आयन चले जाएंगे पानी में, तो कुल आयनों की संख्या कितनी हो गई, 3। उसके बाद नेक्स्ट वापस से क्या किया, PtCl4.3 ऑफ NH3, एक अमोनिया और कम कर दी, 6 अमोनिया, 5 अमोनिया, 4 अमोनिया, 3 अमोनिया, एक अमोनिया और कम कर दी। जैसे एक अमोनिया कम करी, जैसे एक अमोनिया कम करी, तो अब बाहर से एक क्लोरीन और अंदर आ जाएगी, क्योंकि समन्वय संख्या वही रखनी है 6। तो प्लेटिनम 3 तो अमोनिया और 3 क्लोरीन, और बाहर से एक क्लोरीन और अंदर आ गई, समन्वय संख्या वापस 3 और 3 6। अब अगर अपन देखें तो वापस प्लेटिनम पे ऑक्सीकरण संख्या वही रहेगी +4, तो प्राथमिक संयोजकता कितनी, 4। अब 4 प्राथमिक संयोजकता में से अकेली जो बाहर वाली क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन समन्वय गोलक के बाहर है आयनिक गोलक में, ये क्लोरीन तो केवल और केवल प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करेगी, और जो अंदर वाली तीनों क्लोरीन है ये दोहरा चरित्र ड्यूअल कैरेक्टर शो करेंगी। ये प्लेटिनम की प्राथमिक संयोजकता को भी संतुष्ट करेगी और उसकी द्वितीयक संयोजकता को भी संतुष्ट करेगी। समन्वय संख्या वापस से वही 6, 3 अमोनिया, 3 क्लोरीन, 6। AgNO3 को मिलाने पर AgCl के कुल कितने अवक्षेप प्राप्त होंगे, बाहर कितनी क्लोरीन है, 1, तो 1 मोल AgCl का अवक्षेप का प्राप्त हो जाएगा 1, और कुल आयनों की संख्या 2 हो जाएगी। क्यों, इस पर तो चार्ज आ जाएगा +1, तो PtNH3Cl3 और पॉजिटिव, इसको तो एक आयन मानेंगे, और Cl नेगेटिव, तो कुल आयनों की संख्या 2 हो गई। और आखिरी वाला पॉइंट नंबर 5, अब अगर अपन देखें तो PtCl4 PtCl4.2 ऑफ NH3, एक अमोनिया और कम कर दी, और एक अमोनिया और कम कर दी, 6 अमोनिया, 5 अमोनिया, 4 अमोनिया, 3 अमोनिया, 2 अमोनिया। तो जैसे 2 अमोनिया करी तो चारों क्लोरीन आयनिक गोलक से अंदर आ गई समन्वय गोलक में। तो फॉर्मूला क्या हो गया, PtNH3 2Cl4, और अब इस पर क्या कोई आवेश रहा क्या, नहीं, इस पर आवेश शून्य हो गया, मतलब अब ये आयनित नहीं होगा, और आयनित नहीं होगा तो ये कितने आयन देगा, 0।
यह विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य नहीं करेगा। विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट कौन, जो आयंस को प्रोड्यूस करे, आयन ही तो। लेकिन इस पर अगर आवेश 0 आ गया तो ये कितने आयन देगा, 0 आयन देगा, अभी आयनित नहीं होगा। प्राथमिक संयोजकता 4। अब ये जो चारों क्लोरीन अंदर हैं, ये चारों क्लोरीन ड्यूअल कैरेक्टर, ड्यूअल मतलब दोहरा चरित्र दर्शा रही हैं। ये चारों क्लोरीन प्लेटिनम की प्राथमिक संयोजकता को भी संतुष्ट करेगी और उसकी द्वितीयक संयोजकता को भी संतुष्ट करेगी। समन्वय संख्या कितनी है, 6। तो समन्वय संख्या कितनी है, 6। 2 तो क्लोरीन 4, सॉरी 2 तो अमोनिया 4 क्लोरीन, तो समन्वय संख्या 6, तो द्वितीयक संयोजकता 6। AgNO3 को मिलाने पर AgCl के कुल कितने अवक्षेप प्राप्त होंगे, 0। क्यों, बाहर कोई क्लोरीन नजर आ रही है क्या आपको, नहीं नजर आ रही, तो एक भी मोल प्राप्त नहीं होगा। और कुल आयनों की संख्या अगर 1 कर दिया तो गलत कर देंगे, कुल आयनों की संख्या 0 रहेगी। क्यों, ये तो आयनित ही नहीं होगा। अपन आयन क्या बोलते हैं, जिस पर आवेश हो वो आयन, जिस पर आवेश हो वो आयन। अगर धनात्मक आवेश हो तो धनायन, और अगर ऋणात्मक आवेश हो तो ऋणायन। आप मेरे को बताओ इस पर कोई आवेश है क्या, तो ये तो उदासीन हो गया, ये कोई आयन नहीं देगा, यह विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो अगर अपन ने यहाँ पर कुल आयनों की संख्या में 1 कर दिया तो गलत कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है अपने को ये मॉडर्न फॉर्मूला दे देंगे और पूछेंगे AgNO3 को मिलाने पर कौन AgCl के 4 मोल देगा। तो जहां पर आयनिक गोलक में बाहर 4 क्लोरीन है वो 4 मोल देगा। इनमें से कौन सा यौगिक AgNO3 को मिलाने पर AgCl का 1 भी मोल सफेद अवक्षेप के रूप में नहीं देगा, तो आखिरी वाला हो गया, क्योंकि यहां पर चारों क्लोरीन अंदर आ गई। और कैसा क्वेश्चन आएगा, इन यौगिकों में से सर्वाधिक मोलर चालकता किसकी होगी, तो चालकता किसके समानुपाती होती है, नंबर ऑफ आयंस के। जो जितने आयन प्रोड्यूस करेगा उसकी मोलर चालकता उतनी अधिक। तो सबसे ज़्यादा मोलर चालकता पहले वाले की, क्योंकि ये कुल आयन कितने दे रहा है, 5। उसके बाद सेकंड वाले की, उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। तो चालकता किसके समानुपाती है, नंबर ऑफ आयंस। तो जो जितने ज़्यादा आयंस पानी में प्रोड्यूस करेगा, जो जितने ज़्यादा आयंस पानी में प्रोड्यूस करेगा उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। तो सबसे अधिक चालकता पहले वाले की हो जाएगी, क्योंकि कुल आयन कितने दे रहा है, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसका मतलब जैसे जैसे आयनों की संख्या कम होगी वैसे वैसे चालकता कम होती चली जाएगी। ये स्टूडेंट्स आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने स्टूडेंट्स पढ़ा वर्नर का सिद्धांत। अब अगले लेक्चर पे अपन क्या पढ़ेंगे, उपसर संयोजक यौगिकों का नामांकन। अपन IUPAC प्रणाली पढ़ेंगे, IUPAC सिस्टम पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार उपसर संयोजक यौगिकों का नामांकन करा। तो आज तो अपन ने वर्नर का जो सिद्धांत है उसमें अपन ने देखा कि हमारे पास 2 तरह की संयोजकता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता को ऑक्सीकरण संख्या द्वारा दिया जाता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता को समन्वय संख्या द्वारा। प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनित होती है, और द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ज्यामिति का निर्धारण करती है। और फिर मैंने आपको उसको एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट कर दिया। अगले लेक्चर पे अपन उपसर संयोजक यौगिकों का नामांकन या नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स IUPAC सिस्टम के द्वारा देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।